Hello everyone, welcome to Market Maven. This is your host Ashish Rukhayar. Today we will be discussing 5 different kinds of asset classes: equities, fixed income, mutual funds, commodities and gold. So let's start with equity. Now what is an equity? आपने अक्सर सुना होगा लोग कहते हैं कि मैंने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों एक्सचेंजेस पे कंपनीज आती हैं और अपने शेयर्स लिस्ट करते हैं. और ये जो शेयर्स हैं ये है वो इक्विटी. नाउ इक्विटी इज अ वेरी ट्रांसपेरेंट एसेट क्लास. नाउ व्हाट एग्जैक्टली डू आई मीन व्हेन आई से इट्स अ ट्रांसपेरेंट एसेट क्लास? आपको उसका प्राइस पता होता है. आप बीएसई या एनएसई के साइट पे जाएंगे, आप कंपनी का नाम लिखेंगे और आपको पता चल जाएगा कि आज उस कंपनी का शेयर का प्राइस क्या है या कल क्या था. आप हिस्टोरिकल डेटा भी देख सकते हैं इसका, कोई भी कंपनी का. आप देख सकते हैं कि आज किस प्राइस पे शेयर ओपन हुए हैं. आफ्टर मार्केट आज आप देखेंगे तो आपको पता है कि आज किस प्राइस पे क्लोज हुआ है, आज का हाई पॉइंट लो पॉइंट क्या था, उस सेक्टर की और कौन कौन सी कंपनीज हैं जो लिस्टेड है, उनके शेयर प्राइस क्या है. तो शेयर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, उसका वैल्यू, कंपनी का मार्केट कैप क्या है, तो हर चीज़ आपको रेडिली अवेलेबल है. प्लस आप अगर कोई ट्रेडिंग अकाउंट आपके पास होगा ही, अगर आपको इक्विटी लेना है तो आप उस ट्रेडिंग ऐप में जाएंगे तो आपको उस कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज भी, बहुत सारी चीज़ें एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है वो भी पता चल जाएंगी. तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि इक्विटी इज़ अ वेरी ट्रांसपेरेंट एसेट क्लास एंड इट्स ऑलवेज ऑल्सो अ वेरी लिक्विड एसेट क्लास. आप कभी भी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं. हाँ, प्रोवाइडेड आपने ऐसे कंपनी के शेयर लिए हैं जो कि प्रॉपरली एंड फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड हैं अपना एक्सचेंजेस पे. बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी है जिनके शेयर्स उतने ट्रेड नहीं होते, तो दोज आर इलिक्विड कंपनीज. बट अगर कोई ऐसी कंपनी है जो नामी कंपनी है, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, उसमें इन्वेस्टर इंटरेस्ट है, तो वो कंपनी का शेयर तो हर दिन ट्रेड होता ही होगा. और इसलिए आपको कभी भी आप चाहें वो शेयर को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं. बट इक्विटी इज अ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड एसेट क्लास. मतलब उसमें प्राइस ऊपर जाने की जितनी संभावना है, नीचे जाने की भी उतनी संभावना है. आप कोई भी कंपनी का शेयर लें, समझिए आज आपने 100 रुपये में वो शेयर लिया, कल को हो सकता है एक महीने में वो शेयर 150 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, लेकिन 90 और 50 भी हो सकता है. अगर उस कंपनी के बारे में कुछ अच्छी खबरें हैं, उसे समझिए कोई और अच्छा प्रोजेक्ट मिला है, बड़ा ऑर्डर मिला है, और कुछ समझिए रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी चीज़ हो, कुछ हुई है, तो शेयर प्राइस ऊपर जा सकता है. लेकिन समझिए दूसरे तरफ अगर कंपनी ने कोई टेंडर डाला था जो उसे नहीं मिला, कोई प्रोजेक्ट ऑर्डर था जो कैंसिल हो गया, या कोई भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज हो सकते हैं, मिसमैनेजमेंट हो सकता है, कोई भी इश्यू हो सकते हैं जो नेगेटिव है, तो शेयर प्राइस नीचे भी जा सकता है. तो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है, लेकिन ये है कि ट्रांसपेरेंट है एंड लिक्विड है. अब चलते हैं फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स की तरफ. फिक्स्ड इनकम जब मैं कहता हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट योर फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स लाइक योर बैंक एफडीज, पीपीएफ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, सेविंग्स अकाउंट. इस तरह फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, इस तरीके के ट्रेडिशनल फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स जिसमें आपको पता है कि आपने कितना पैसा डाला है, कितने समय के लिए डाला है और कितना मिलने वाला है. आप अगर आज एफडी खोलते हैं बैंक में तो आपको पता है कि ठीक है, मैंने 6 महीने के लिए इतना पैसा डाला है, मुझे 6.5-7.5% इंटरेस्ट मिल रहा है और ये मेरा मैच्योरिटी अमाउंट होगा. कोई रिस्क नहीं है, आपको पता है कि कितना मिलेगा. लेकिन हाँ, अगर आप इन्फ्लेशन से एडजस्ट करें तो हो सकता है उतना वेल्थ क्रिएशन इसमें ना हो जितना आपको इक्विटी में हो रहा है. लेकिन वही है, आई मीन यू विन सम यू लूज सम. तो यहाँ पे आपको रिस्क कुछ नहीं है, लेकिन है कि रिटर्न्स आपके थोड़े कम हो सकते हैं एज कम्पेयर टू इक्विटी. प्लस यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के भी एफडीज होते हैं. बहुत सारी कंपनीज अपने सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट जो सीडीज बोलते हैं वो सब इश्यू करते हैं. वहाँ पे भी आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा. बैंक से ज़्यादा मिलेगा, लेकिन हाँ उतना नहीं एश्योरेंस नहीं है जितना बैंक में है. लेकिन अगर उसमें भी आप कोई ऐसी कंपनी में डाले हैं जो जो, जो काफ़ी नामी है, वेल नोन है, रेप्यूटेड है, डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट है, जो बड़ी बड़ी बिजनेस हाउसेज हैं, उनके एफडीज में डाल रहे हैं, तो वहाँ पे आपका मोर और लेस पैसा सेफ रहेगा. लेकिन हाँ, ऐसी कंपनीज हो सकती हैं जिसमें समझिए आपको रिटर्न थोड़ी ज़्यादा देंगी, लेकिन अगर कल को कुछ कंपनी में, आई मीन देयर कुड बी एनी इशू विद द कंपनी, मिसमैनेजमेंट रिलेटेड, एंड इफ द कंपनी गोज फेलियर देन यू हैव अ रिस्क ऑफ लूजिंग मनी. सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप एक अच्छे कंपनी में पैसा डालें, अगर आपको बैंक में नहीं डाल के ये सब जगह डालना है. अब आते हैं हम लोग म्यूचुअल फंड्स पे. म्यूचुअल फंड्स बहुत ही पॉपुलर एसेट क्लास है और म्यूचुअल फंड की सबसे बड़ी खूबी है कि आप एक सिंगल प्रोडक्ट के थ्रू आप डेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और इक्विटी में भी कर सकते हैं. बिकॉज बहुत सारी ऐसी स्कीम्स होती हैं जो दोनों में करती हैं. बहुत है जो सिर्फ इक्विटी में करती हैं, सिर्फ फिक्स्ड इनकम में करती हैं, और बहुत है कि दोनों में करती है, हाइब्रिड स्कीम्स वगैरह है.
लेकिन हाँ, इसमें भी रिस्क थोड़ा है। आपने अक्सर देखा होगा म्यूचुअल फंड्स के जो विज्ञापन होते हैं उसमें लिखा रहता है भाई म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। चूंकि ये इक्विटी में भी करते हैं तो थोड़ा बहुत रिस्क तो रहेगा, क्योंकि ये आप समझिए डायरेक्ट की जगह इनडायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा आपका इक्विटी में जा रहा है, तो जो रिस्क इक्विटी एज एन एसेट क्लास में है वो म्यूचुअल फंड में भी होगा। लेकिन ये है कि इसमें आपको क्या है कि आप आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स, जिसे एसआईपी कहा जाता है पॉपुलरली, समझिए एक तरह की किश्त है कि आपने हर महीने 500,000 रुपये डाला और उससे आपका धीरे धीरे कॉर्पस बनता गया। यू कैन स्टार्ट एज लो एज 500। तो उससे क्या है कि आपका एक कॉर्पस बनता जाता है, वेल्थ क्रिएशन होता जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको एक साथ 1 लाख या 2 लाख रुपया डालना है या 50,000 डालना है, आप 5,000 करके डाल सकते हैं और कई सारे स्कीम में आप डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ एक स्कीम में डालना है। तो वो खासियत होती है म्यूचुअल फंड्स की। लेकिन हाँ, उसमें भी थोड़े बहुत रिस्क तो होते ही हैं, लेकिन ये है कि आपको खुद अपना मनी मैनेज नहीं करना है। आपका जो फंड मैनेजर होगा वो आपका फंड मैनेज कर रहा है, तो वो मैनेज करेगा। आपको हर एक स्टॉक का हर दिन का क्या प्राइस है, खुला है, बंद हुआ है, नीचे गया, वो सब टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, लेकिन आपको अपने म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स को मॉनिटर करते रहना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, एक पर्टिकुलर स्कीम है जहाँ पे उतना ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं हो रहा है या उसके जो पीयर स्कीम्स हैं वो ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। सब आपके लिए आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आपको बता सकता है कि भाई ये स्कीम के जगह यू कैन गो टू अ डिफरेंट स्कीम। सो नाउ वी विल गो टू कमोडिटीज। सॉरी, कमोडिटीज क्या होते हैं? कमोडिटी इज बेसिकली यहाँ पे होता है कि एग्री कमोडिटीज हैं एंड बुलियन है, मेटल है, उस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड होते हैं। आपका बुलियन में आपका आ जाएगा गोल्ड है, सिल्वर है, मेटल्स में आपका कॉपर, जिंक, लेड, ये सब है। एग्री में आपका चना है, बाजरा, व्हीट, कपास, ब्लैक पेपर, बहुत सारी एग्री कमोडिटीज है जिसमें ट्रेडिंग होते हैं। कमोडिटी एक्सचेंज है जैसे आपके MCX है, NCDX है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। लेकिन कमोडिटी में ये है कि कमोडिटी के जो कॉन्ट्रैक्ट के जो प्राइसेस हैं वो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स से जुड़े हुए हैं जो हम और आप शायद ना जाने। जैसे समझिए फॉर इंस्टेंस एक ब्लैक पेपर का कॉन्ट्रैक्ट है, अब वो जो प्राइस पे हो रहा है उसका जो प्राइस है कॉन्ट्रैक्ट का, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों से रिलेटेड है। जैसे इस बार फसल कैसी हुई, ब्लैक पेपर का प्रोडक्शन कैसा है, डिमांड कैसा है, क्वालिटी कैसी है, ये सब से। तो कमोडिटीज़ के FNO, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, जो डेरिवेटिव्स कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग एक अलग वीडियो में अलग से बात करेंगे। बट अभी के लिए कमोडिटी एज एन एसेट क्लास भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन वही है कि इसमें जो अंडरलाइंग होता है मार्केट अलग होता है। इसमें बहुत सारी एग्रीकल्चरल चीज़ें होती हैं, बेस मेटल की जैसी चीज़ें हैं। तो उसमें अगेन जैसे समझिए मेटल का है तो ग्लोबल डिमांड कैसा है, तो उस चीज़ से भी उस कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस ऊपर या नीचे जा सकता है। अब बात करते हैं पांचवी, गोल्ड। अब गोल्ड इंडिया में एक तरीके से देखा जाए तो नो वन नीड्स टू बी टोल्ड अबाउट गोल्ड। वी आर द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड। कोई भी त्योहार हो, कुछ भी हो, उसके लिए भी गोल्ड लेते हैं। सेविंग्स के लिए भी काफ़ी गोल्ड लिया जाता है इंडिया में। हमेशा से वो प्रथा रही है कि गोल्ड खरीदना चाहिए। और आज की तारीख में तो गोल्ड के प्राइस भी इतने ऊपर गए तो सबको लगता है कि भाई बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। तो गोल्ड अगर आपको एज एन इन्वेस्टमेंट और एज एन एसेट क्लास लेना है तो उसमें भी 2-3 तरीके हैं जिससे लिए जा सकते हैं। एक तो है कि आप फिजिकल गोल्ड जाके ले लिए, आप गोल्ड बार लिए, गोल्ड कॉइन लिए, आप कोई भी सोनार के दुकान में जाके, ज्वेलरी स्टोर में जाके यू कैन बाय गोल्ड। एंड देन देयर इज आल्सो द डिजिटल गोल्ड थिंग। a lot of companies have this digital gold facility also where you can buy. Again there are SIP facilities also. इसमें फायदा क्या होता है कि आपको गोल्ड रखने की कोई टेंशन नहीं है कि भाई घर में रखना है या बैंक में रखना है। बैंक में आप रखेंगे तो उसमें लॉकर चार्जेस वगैरह इन्वॉल्व रहते हैं, तो आप डिजिटल गोल्ड भी ले सकते हैं अगर आपको फिजिकल गोल्ड लेके नहीं रखना है। और वो भी काफ़ी लिक्विड रहता है, यू कैन बाय और सेल एनी टाइम ऑन दोज प्लेटफॉर्म्स। प्लस देयर आर गोल्ड ETF जिसके बारे में अलग से हम लोग अगेन बात करेंगे। तो ये है 5 एसेट क्लास जो हमने डिस्कस किया: इक्विटीज, फिक्स्ड इनकम, म्यूचुअल फंड्स, कमोडिटीज एंड गोल्ड। That's it for this time. Do watch out this for channel. We'll be coming out with more interesting videos. Till then, happy investing.